गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए, आवाज़ अगर आ रही है एक बार सभी लोग बता दीजिए। आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन आपके होंगे और इसके बाद आपके प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है पूरी क्लास के अंत में और काउंटिंग करना है कि कितना स्कोर आपका यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और जितने भी यूपीएसआई वाले स्टूडेंट हैं, देख सकते हैं कल हमने यहाँ पर मैराथन क्लास आपको करा दिया है हिंदी की, उसी को आपको देखना है। बाकी होली के बाद आपका लाइव क्लासों के माध्यम से पूरा रिवीजन फिर से करवाएंगे, जीके का भी और आपकी हिंदी का। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो मुख्य परिसर है निम्नलिखित में से कहां पर आपका स्थित है। सर 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर है 1 नंबर में क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ना भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर है, ये मिलेगा आपका अहमदाबाद में। यानी ऑप्शन अगर आपका सी आ रहा है सर जी अहमदाबाद, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सर, ये आपके अहमदाबाद में है सर जी, याद रखना है। राधे राधे भैया, राधे राधे, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दूसरा दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर इनमें से कौन सा है। चलिए साथी जवाब देना है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए आप कहेंगे सर 1090 लगाइएगा, आपको पूरी तरीके से संपर्क मिलेगा, यानी आपका जवाब हो जाएगा सर डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्या दिया गया सर जी, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ पर सर जी 3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। यार सुबह सुबह से आप लोग मौज कर देते हो, बताओ आए सुबह सुबह से मौज करने लगते हो। चलिए क्वेश्चन पर आपका 3 दिया गया है और आपसे सर जी 3 नंबर आपसे क्या कह रहा है, आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 3 नंबर दिया है, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, हमने कहा सर कंटेनर है, इसे नहावा सेवा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं सर, इसको नहावा सेवा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, यानी आपके नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में है, यानी आंसर आपका सर जी डी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 4 नंबर में, यहाँ पर देखो दिया गया, कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। यानी 4 की बात करते हैं तो 4 नंबर की याद रखना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। हमने कहा था जो हमारा जीडीपी होता है, यानी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, और इसमें आपका मूल राष्ट्र का अंतर जो आपका होता है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। हमने आपको बताया था कि हमारे देश के जो नागरिक वो विदेशों में भी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी जब आपकी राशि होती है तो हमारी जीडीपी के साथ उनको माइनस करके इसके बाद जो बचता है वही आपका शुद्ध होता है। तो सर जी इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बचेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 नंबर में और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। यानी सर 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, MS स्वामीनाथन, यानी जवाब सजेसी हो जाएगा MS स्वामीनाथन आपका बनेगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। हमने कहा जब भी सर जी मौद्रिक नीति की बात करता है ना, तो मौद्रिक नीति में आप कहेंगे सर बैंक दर होता है, नगद कोष होता है, खुले बाजार की क्रिया होती है, लेकिन साफ सरकारी खर्च आपको कभी हमने नहीं पढ़ाया है। हमने कहा भी है कि आज का पेपर आपको संभल कर सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा आपका पेपर है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 7 और आपसे कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना सर जी कब प्रारंभ हुई थी। तो हमने कहा सर पहली पंचवर्षीय योजना है और याद रखना है ये स्टार्ट होती 51 में और सजी कब, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, यानी 1 अप्रैल 1951 आपका साहब आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी के साथ जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सजी कब शुरू की गई थी, 8 नंबर दिया है, तो याद रखना 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में कहां से, बागी बलिया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1 मई को सजी याद रखना है, 1 मई 2016 को आपके बलिया से स्टार्ट हुई थी, बलिया से स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। ठीक है ना, और अभी हाल ही में एक योजना आपकी आई है वो महिलाओं के सशक्तिकरण से आई है, यानी इसी के नाम से आपकी आई है, लेकिन वो सजी क्या है, महिला सशक्तिकरण से आपकी है। सजी क्वेश्चन आपका 9 दिया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य दिया गया है। तो सर जी आप कहेंगे सर कुचिपुड़ी जो आपका है सर जी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आप कहेंगे सर कच्ची पुड़ी अंधी पुड़ी, आपने बहुत बार बताया है, यानी कुचिपुड़ी सर जी आपका आंसर हो जाएगा सी के साथ आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 10 नंबर में और आपसे कह रहा है में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक में दम में फी, क्या दिया है, दम में फी, यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार आपका होता है।
यहाँ पर सर जी देखा जाए 10 नंबर दिया है, 10 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी ये आपका होता है असम में होता है, यानी ये सर जी क्या है, असम में मनाया जाने वाला त्योहार है, इसको बोलते हैं यहाँ पर दम में फ्री आपका लिखा है। हम तो सोचे दम पे दम मारे जा, वो गाना आपका लिख गया क्या, ये आपका दम में फ्री, फ्री जो आपका है दम में फ्री, यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार, यानी आंसर आपका डी नंबर है राइट है जाएगा सर जी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया और आपसे करा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां आपकी हैं। हमने एक आपको बात बताया था सर जी, सदिश राशियों की पहचान हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो आपके सर सदिश राशियों में एक बात हमने बताया था कि हुआ जो वर्ण होता है हुआ, इसका सर जी क्या होता है, हुआ जो आपका होता है ज्यादा मिलता है, अधिकतर मिलता है। हमने कहा सर जी आप देखिएगा यहाँ पर देखो आपका ऊर्जा दिया है, लेकिन हमने कहा सर जी जैसे आपका बल है, वेग है, यहाँ पर देखो भार है, त्वरण आपका दिया है, फिर यहाँ पर देखो आपका बल वेग संवेग ऊर्जा आपका दे दिया है। हमने कहा सर जी ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है बल वेग संवेग और भार और आपका त्वरण, यानी यहाँ भी हुआ दिया है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, ये आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा। रट्टा मारना है सर जी तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना सर जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है, एप्पल सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। हमारी मीठी सी और प्यारी सी आवाज को आप लोगों ने छीन लिया है, तो हम गाना कहां से गाते बताओ आप। हमारी मीठी सी और प्यारी सी आवाज को आप लोगों ने छीन लिया है हमसे, 2016 से पढ़वा के दिन में 10-10 क्लासे पढ़वा के मैराथन क्लासे करवा के हमारी आवाज को आपने बड़ा सुर की आवाज बना दिया है। सही क्वेश्चन आपका 12 है कि एप्पल सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण आपका है, तो हमने कहा सर एप्पल सेकंड दिया और एप्पल सेकंड की बात करते हैं तो ये सजी चतुर्थ पीढ़ी में आता है। क्या आता है सजी, ये चतुर्थ पीढ़ी में आता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा सजी, याद रखना है। नमस्ते भैया नमस्ते। क्वेश्चन आपका 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आप देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो सर जी 13 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके डाल्टन साहब हैं। कौन है, ये जॉन डाल्टन आपके, याद रखना इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, जॉन डाल्टन आपके हो जाएंगे। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, चांदी के आभूषणों पर बनने वाली जो काली परत आपकी होती है वो क्या होती है। आपने चांदी यहाँ पर दिया गया, हमने कहा सर चांदी के जो आभूषण होते हैं तो इसमें सर जी क्या होती है, धीरे धीरे इसमें कालापन आ जाता है। सर जी ये जो कालापन आ जाता है ना वो सर जी क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सर जी एजीएस, यानी हमने कहा था एस जो आपका सल्फर होता है एक प्रकार से एजू2एस, ये परत आपकी चढ़ जाती है, इस वजह से क्या हो जाते हैं सर जी काले हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका सर जी 15 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग विद्युत उपकरणों के ऊष्मा रोधी भागों में सर किया जाता है। नमस्ते भैया आपका नमस्कार हमने स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी दिया गया है कि बहुलक प्रयोग विद्युतीकरण उपकरणों के ऊष्मा रोधी भागों में किया जाता है, तो आप ये बताइएगा 15 नंबर में कि यहाँ पर जो दिया गया ना बैकेलाइट आपका है, क्या दिया गया सर जी बैकेलाइट। हमने कहा सर जी किस बहुलक का प्रयोग विद्युत उपकरणों में ऊष्मा रोधी भागों में, आपने वो गांव में देखा होगा लट्ठा देखा होगा, या आपके घर में कटआउट होगा है ना, कटआउट होता है, तो इसमें जो आपका होता है जिसे आपका तार गुजारा जाता है तो वो उस प्रकार से आपका होता है वो बैकेलाइट आपका कहेंगे। उससे क्या होता है तार में यानी आपको करंट नहीं लगेगा, उसको पकड़ लेंगे, तो ये आपका बैकेलाइट आपका होता है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे 16 नंबर है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट का उदाहरण आपका नहीं है। यानी टेरिडोफाइट में हमने कहा था सर जी टेरिडोफाइट में यहाँ पर आपका इक्वेसिटम है, आपका सिलेजेनिया है और आपका टेरिस है, लेकिन जो आपका दिया है फ्यूनेरिया ये टेरिडोफाइट में नहीं आता है। अब आप कहोगे सर जी ये बताओ टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। अच्छा आपके मोबाइल पे नेट स्लो था, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम आपका अभिवादन स्वीकार करते हैं। नमस्ते नमस्कार जय हिंद, स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, हमने कहा सर जी टेरिडोफाइटा जो कहा जाता है ये ऐसे पादप को कहते हैं जो ऊतक वाले होते हैं, यानी जाइलम और जो फ्लेम आपके होते हैं, यानी यहाँ पर फूल बीज नहीं बनते, ये सिर्फ आपके बीजाणु को ही प्रजनन करते हैं, जैसे आपके फर्न आपके होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 17 नंबर में, कह रहा है सर जी बताइएगा कोशिका का कौन सा भाग है पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। साहब यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है, 17। अरे भैया पढ़ा रहे यार, पढ़ाते समय ना दिया हल्ला मारा करो। हाँ नहीं तो टाइम से आते नहीं, बाद में हल्ला मारते हैं, आके दूध ले लो दरवाजा तोड़ डालते हैं, इतनी तेज हल्ला मारते हैं जाके। पता है कि हम पढ़ाते समय फिर उठते नहीं है, लेकिन दरवाजा तोड़ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया और आपसे कह रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग है जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी सर 17 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यह होता है सूत्रकणिका होता है। क्या होता है सर जी, ये होता है सूत्रकणिका इसको कहते हैं। यानी आप कहेंगे सर ये क्या नई बलाई आ गई है,
हमने कहा सर जी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिका का पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हमने कहा उसमें जो ग्लूकोज होता है यानी एटीपी के रूप में होता है, तो इसका आंसर आपका सूत्र कणिका इसको कहा जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 18 नंबर में और कह रहा है मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो हमने कहा सर जी 18 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है मुख गुहिका होती है। हमने कहा मनुष्य में जो स्टार्च होता है यानी जब पाचन क्रिया आपकी होती है तो स्टार्टिंग कहां से होती है, तो आपके मुंह से स्टार्टिंग हो जाती है, यानी आपका जो आंसर आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुख गुहिका यानी मुख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना क्वेश्चन। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है आपका 19 में, कह रहा है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को सजी कहा जाता है। यहाँ पर 19 नंबर दिया है तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा रोग जनक कहते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को बोलते हैं रोग जनक होते, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सजी कौन सा रोग है जो आहार में प्रोटीन की कमी से होता है, यानी कि आप खाना तो ठेस ठेस के खा रहे हैं लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, और अगर आपको प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो याद रखना है यहाँ पर एक हो जाता है क्वाशरकोर नंबर आपकी बीमारी होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी क्वाशरकोर में आपका जो सूखा होता है यानी रिकेटस एक बीमारी आपकी हो जाती है कि आप अगर प्रोटीन खा रहे हो यानी खाना खा रहे हो लेकिन प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो भी आपको क्या हो जाएगा सर जी बीमारी हो जाएगी, क्वाशरकोर आपकी सूखा रोग हो जाएगा, हाथ पैर लकड़ी पेट दमकड़ी वाला सिस्टम बन जाएगा। ये खास करके बच्चों में होता है, इसलिए बच्चों पर जब आपकी स्टार्टिंग होती है आहार में तो उसमें प्रोटीन अधिकतम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके विकास को अच्छी गति देती है। सर क्वेश्चन आपका दिया है 21 और आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन आपके थे। सर याद रखना है आपसे पूछा है अर्थशास्त्र के लेखक आप कहेंगे सर कौटिल्य थे, और कौटिल्य जो आपके थे सर जी तो आप कहेंगे सर कौटिल्य दिया गया है, यानी सर 21 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, क्योंकि उनके सर जी क्या थी आपके गुरु, मतलब कह सकते हैं कि आपके कौटिल्य को ये गुरु आपके मानते थे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 में और आपसे कह रहा है कि मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था। सर जी बताना है मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था। सर 22 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर मीनांडर को क्या किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। सर जी आपके कौन थे, 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये नागसेन थे। कौन सर जी, नागसेन, यानी आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। हमने आपको बताया था कि आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा आपके हर तरीके से हट के हैं, यानी हर तरीके से सजी क्या है ये आपके हट के हैं, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23 में और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। आपको बताना है सर जी खारवेल के बारे में कितने लोगों ने सुना है, लगभग सबने सुना है। हमने कहा खारवेल देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 23 नंबर है, 23 का ऑप्शन हो जाएगा सर चेद राजवंश से आपका दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी जो आपका आंसर दिया गया है क्या खारवेल किस राजवंश का, तो चेद राजवंश का था, यानी आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा बी नंबर इसका बनेगा, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो हमने सर जी आपसे बताया था कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक वो भी संस्कृत में लिखे थे, 3 नाटक वो भी संस्कृत में, एक तो रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका, तीसरा नागानंद था। ये तीनों के अलावा देखा जाए तो आपकी जो हमने कहा कि अदर नाटक जो आपकी कादम्बरी जो कि उनके दरबारी थे बाणभट्ट उन्हें लिखा था। तो आप कहेंगे सर आपने नाम नहीं लिया है विक्रम और सीएम, यानी जवाब सर क्या होगा सी के साथ राइट हो जाएगा, याद रखना है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर आपका 25 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका दिया है 25 और 25 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मोहम्मद बिन तुगलक है। कहा जाता है कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत काल के समय ये सबसे बड़ा पढ़ा लिखा खगोल शास्त्र का ज्ञाता, यानी इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना किस्मत सर जी साथ नहीं देती है। जैसे आप लोगों में देखा कि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, और जब किस्मत साथ नहीं देती है ना तो सर जी आपके साथ बुरा ही होता है। तो वैसे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक थे सजी, पढ़े लिखे थे लेकिन इनकी सजी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, यानी अपनी राजधानी बदल रहे थे, सिक्कों का परिवर्तन भी कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं मिला, यानी आपका आंसर सर बी नंबर है राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 26 नंबर में और आपसे कह रहा है सर जी आपका 26 नंबर कह रहा है क्या दिया गया है कि किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। तो साथ ही यहाँ पर देखो 26 नंबर दिया और हमने कहा था सर जी कि आपके यहाँ पर देखो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको ने किया था। किसने सर जी, दारा सिको का नाम आपने सुना होगा, दारा सिको। तो इनको भैया सिर ए अकबर के नाम से यहाँ पर जाना भी गया है। आंसर आपका सर जी डी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है पानीपत का तीसरा युद्ध जो आपका है किसके बीच लड़ा गया था।
सर जी 27 की बात करते हैं तो 27 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठा और अफगान के बीच पानीपत का सर जी तीसरा युद्ध हुआ था। एक बार कमेंट बताइएगा सर जी कब ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। हमें आपसे डेट चाहिए सर जी, कौन सी ईस्वी को हुआ था, ये डेट चाहिए आप लोगों से, जल्दी बताइएगा। याद रखना वो 1700 सर जी क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर जी 1761 को हुआ था और ये 14 जनवरी को हुआ था खिचड़ी खा के, है ना। यानी हमने कहा सर खिचड़ी के दिन आपका हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था, ठीक है। 14 जनवरी को खिचड़ी होती है ना, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपसे 28 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था और कहां से की थी। तो हमने कहा था जी लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ना ये आपके भारत में है, और कहां पर, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग कि कॉर्नवालिस की कब्र आपकी यूपी में कहां पर है, एक बार कमेंट करिएगा। कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत और सजी कहां से किया था, आप कहेंगे सर 28 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल और बिहार से स्टार्टिंग किया था। बंगाल और बिहार से सजी कब, 1793 में यहां पर किया था, इस बात को याद रखना है। हमने कहा जमींदारी व्यवस्था, स्तंभदारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। यहां पर कहेंगे सर, यहां पर देखो बंगाल में ये जो आपकी कॉर्नवालिस है इनकी कब्र आपकी गाजीपुर में है, ये आपको यूपी जीके में पढ़ा होगा, गाजीपुर में इनकी कब्र है, याद रखना है कब्र, ठीक है ना सर जी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा है सर जी महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना किया था। तो यहाँ पर 29 नंबर दिया और 29 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये आपका बंबई है, प्यारा सा बंबई है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर किया था। सर जी डेट याद रखना है 1875 याद रखना है। किसने, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। साहब अगला क्वेश्चन आपका दिया है और आपसे कह रहा है 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग का सजी गठन किया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए वैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था, वैसाखी के त्योहार था सर जी, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, इसके बाद यहाँ पर हजारों लोग मारे गए, उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। सर जी आंसर आपका सी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। हमें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन किसी मॉडल पेपर ना मिलता हो, ये क्वेश्चन आपको हर एक मॉडल पेपर में मिलता है। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर भारत ब्रिटिश ताज के नाम से सजी जाना गया। आप कहेंगे सर 31 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सर भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद यहां पर जो आपका कंपनी से शासन सीधा क्राउन के हाथ में चला गया था। यानी जवाब सजी सी के साथ राइट हो जाएगा। हमें लगता है कि आपके सपने में भी आपको कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होगे इस क्वेश्चन में, है ना सर जी। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते साहब। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कह रहे संविधान का जो 86वां नंबर का, ये 86 मतलब हो गया 87 नंबर का, ये अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आप कहेंगे सर ये बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा आपकी दी जाएगी और फ्री शिक्षा आपको मिलेगी सर जी। आर्टिकल नंबर आपके 21 के ए में आपको मिल गया है, याद रखना इसका आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए हमने कहा सर जी ये बताइएगा भारत का मैग्ना कार्टा जो कहते हैं सर जी किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग थर्ड को। किसको कहते हैं सर जी, भाग थर्ड जो आपका है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं सर जी, यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को सर जी क्या कहते हैं, याद रखिए मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 34 में, कह रहा है सर जी यहाँ पर बताइएगा भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आपके आते हैं। तो सर 34 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी ये भाग नंबर आपका 4 है, यानी भाग नंबर 4 नीति निर्देशक सिद्धांत है। और साथ में याद रखना है ये जो आपके हैं ना, आपके लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और हमने कहा था सर जी ये जो आपकी नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अवाध योग है। क्या है सर जी, अवाध योग है, याद रखना है। क्लियर है सर जी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है सर जी, आप आंसर को 2 बार बता दीजिए। कौन सा आंसर को 2 बार बता दें भाई, हम 3 बार बता देंगे, आप बोलो तो हम 3 बार बोल देंगे अब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, बस कमेंट आप बंद कर दो, हम क्वेश्चन को 4 बार बोल देंगे, ठीक है सर जी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और कह रहा है कि लोकसभा का वर्ष एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। महाराज जी हमने आपसे बोल दिया है ना कि हम 4 बार बोल देंगे, अपना कॉमेंट जो है कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो मालूम है हम देव सर हैं, है ना, हम देव सर हैं, आपको मालूम नहीं है। हमारे यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है ना, ना यहाँ पर झूठ का मतलब सारा होता है, ना ही किसी प्रकार का
सीधा ब्लैक लिस्ट में भेज देते हैं। इसलिए हमारी बात को तुरंत सुना करें। जब हम आपकी बात को तुरंत सुन लेते हैं एक ही कमेंट में, तो हमारी भी आवाज को तुरंत समझा करें कि हाँ सर ने क्या बोल दिया है। नहीं तो फिर आपको हम ऐसी जगह भेज देंगे ना, तो फिर आप दोबारा चैनल में दिखाई नहीं दोगे। ठीक है ना, क्लियर है। हम पढ़ाने वाले बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और जो बदतमीजी करता है ना, उसके साथ ऐसे हम रूल फॉलो करते हैं ना कि दोबारा वो चैनल में आएगा नहीं, चाहे भले ही 2-4 को लेकर चला जाए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सजी देखो दिया गया है कि लोकसभा का वर्ष एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय सजी यहाँ पर भंग किया जा सकता है। तो हमने कहा सर 35 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पर 5 वर्ष। क्या हो जाएगा सर जी, ये 5 वर्ष। क्या हो जाएगा सर जी, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा सर, 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया और आपसे कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। तो हमने कहा सर 36 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ब्रिटिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ब्रिटिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है ना। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपका 37 है और आपसे कह रहा है सर जी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है। हमने कहा उच्च न्यायालय, माफ करिए उच्च न्यायालय यानी आपकी हाई कोर्ट की बात हो रही है और हाई कोर्ट की हमने बताया है कि न्यायाधीश के लिए नियुक्ति का प्रावधान है वो सजी किसमें है, 37 नंबर में। तो आप कहेंगे अनुच्छेद नंबर आपका 217। क्या हो जाएगा सर, अनुच्छेद नंबर 217। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रावधान है याद रखिए नियुक्ति के लिए। सही क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया और आपसे कह रहा है योजना आयोग को 2015 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो सजी किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, आप कहेंगे सजी नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, यानी आंसर आपका डी बनेगा। चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 और आपसे कह रहा है सर जी लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में आपकी बनाई गई थी। तो साहब याद रखना 39 नंबर आपका दिया है तो आप कहेंगे सर ये स्वीडन ने बनाया था। यानी यहाँ पर देखा जाए जो लोकपाल है ना, ये लोकपाल है, लोकायुक्त जो आपका है ना ये कॉपी किया गया है, ये सर जी आपका सबसे पहले आपकी बनाई गई थी स्वीडन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 40 और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा सर जी भारतीय वन सेवा में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत आपकी बनाई गई थी। चलिए यहाँ पर देना है सर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और 40 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1966। क्या हो जाएगा सर कि अखिल भारतीय सेवा में जो अधिनियम 1951 के तहत बनाई गई थी भारतीय वन सेवा, ये 1966 में थी। सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1966 इसका आंसर बनेगा। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग आपके होते हैं। चलिए सर जी बताना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। अब देखो हम फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, हम नहीं चाहते कि इतना ज्यादा समय हो, तो थोड़ा स्पीड में हमारी थोड़ी क्लास रहेगी, संभल कर आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 41 नंबर दिया है, हमने कहा सर जी भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो आप कहेंगे सर 41 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। सर जी 3 अंग आपके होते हैं। हमने कहा सर जी 3 अंग कौन होते हैं, आप कहेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका हो जाएगा। सर जी याद रखना है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपका 42 नंबर में, रवि की फसल किस महीने में बोई जाती है। हमने कहा रवि नाम का बच्चा है, इसको ठंडी लगती है और ठंडी वाला महीना आ गया है अक्टूबर नवंबर, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर बन जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सन 2011 से 1 से लेके यहाँ पर आपका 11 के मध्य किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। चलिए सर जी यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या है। यहाँ पर देखिए सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सर जी आपका दिया है कह रहे सबसे अधिक आपकी रही है इनमें से, तो आपका आंसर 43 में से आपका बनेगा, इनमें से आपका सर जी मेघालय आपका है। याद रखना बिहार मत लगा देना क्योंकि आपसे कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है, वो भी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया, याद रखना है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम होती है। यानी 44 की बात करते हैं तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी और ये सजी रही थी आपकी नागालैंड की, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 और आपसे कह रहा है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना यानी बढ़ावा देना होता है। यानी हम यहाँ पर देखिए कंपनियां हैं और कंपनियों को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, यानी हम लोग ये से कह सकते हैं कि कंपनी को बढ़ावा देना यानी निजीकरण नीति हो गया, वैश्वीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया। आपको हमने पेड एग्जाम में पढ़ाया था ना एलपीजी, याद आ गया ना, आपको याद आ गया होगा, एलपीजी वाला पढ़ाया था, एलपीजी
यानी नई आर्थिक नीति आपको पढ़ाया था। और नई आर्थिक नीति सर जी जो आपकी है ना, ये सभी आपकी नीतियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देता है। साहब क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। और आपसे क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी 2011 जनगणना के अनुसार भारत कितने 10 लाखी नगर आपके हैं। यहाँ पर आप दे सकते हैं सर 46 नंबर दिया है, 46 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जी 53 आपके यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके 10 लाखी नगर थे 2011 में। अब 2026 में आपका क्या हाल होगा पता नहीं है ना। 2026 का कोई पता नहीं है कितने 10 लाखी नगर आपको मिल जाए, इतना तो हमारे मोहल्ला में मिल जाए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 और आपसे कह रहा है मंदिर वास्तुकला निम्नलिखित में से किस शैली के शिखर को देउल कहा जाता है। देखो भाई यहाँ पर एक मंदिर की ऐसी शैली है, मंदिर की एक ऐसी शैली है, उसके ऊपर यहाँ पर क्या है जो शिखर होता है, शिखर के ऊपर देउल आपका बना होता है। सजी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी 47 नंबर का जो ऑप्शन है ये नागर शैली जो आपकी होती है, यानी नागर शैली होते हैं। हमने कहा ऐसे मंदिर आप लोग बना देते हैं, उसके ऊपर आप लोग शिखर बना देते हैं, तो ये सजी जो आपका शिखर होता है ना, ये आपके नागर शैली में आपका होता है। सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 48 में और आपसे क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में है। साथ ही यहाँ पर देना है और आपसे कह रहा है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय पूछा गया है। आप कहेंगे सर 48 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा हैदराबाद। सजी क्या हो जाएगा, हैदराबाद, यानी आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाँ भैया अगर याद वगैरह आ जाए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अगर याद आ जाए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है ना। याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर बीच में बोल देते हैं, किसी ने कमेंट किया था तो हमको याद भी आ गया है, तो एक बार भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका मन कर रहा हो कबहू थोड़ा थोड़ा कर दिया करिए, ठीक है, कबहू थोड़ा थोड़ा कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर आपका सजी दिया गया है 39 नंबर में आपसे कह रहा है कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली को दर्शाते हैं। यानी साहब 49 नंबर का हो जाएगा। हमने कहा सजी कर्नाटक है, इसका मतलब ये सजी कहां पर आपका दक्कन के साइड को भेज रहा है, कहां की बात हो रहा है, ये सजी आपके दक्कन शैली को दर्शाता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 50 में से और आपसे कह रहा है कि दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक है कर्नाटक में स्थित आपका नहीं है सर जी। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका नहीं है, ये पूछा है, तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कित्तूर का किला है, गोल गुंबज आपका है, होयसली के मंदिर है, लेकिन सर जी आपसे कह रहा है पलक्कड़ का किला कहाँ है। यानी आपसे पूछा है पलक्कड़ का किला सर जी, ये कर्नाटक में नहीं है। पलक्कड़ का किला सर जी जो आपको मिलेगा ये केरल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर जी, ये केरल में मिलता है, याद रखना है। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और आपसे कह रहा है नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो भाई साहब ये पड़ोसी आपके हैं, पड़ोसी को ख्याल रखना पड़ता है, पड़ोसियों से क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा ये पड़ोसी का मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, बाकी पश्चिम बंगाल बिहार सिक्किम से सीमा बना लेंगे, लेकिन साहब मणिपुर से सीमा आपकी बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि नेपाल साहब यहाँ पर है, मणिपुर यहाँ पर, इनका कोई रिलेशन आपका नहीं बन सकता है ना। क्लियर है, पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पहली बार है तो बिल्कुल सफलता के लिए जुड़िए, है ना, और कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सजी 52 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो दक्कन के पठार से यहाँ पर घिरा नहीं है। यानी कि 52 की अगर बात करते हैं सजी, आप कहेंगे सर दक्कन का पठार में, दक्कन का पठार में देखा जाए तो सजी क्या नहीं घिरा है, याद रखिए महाराष्ट्र भी है सजी, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। हमने अभी आपको बताया कि आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर मैप में जाते हैं, जब भी सजी बात होती है दक्कन की पठार की तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और ऐसे यहाँ पर लेके जाते हैं। ये सजी यहाँ पर यूपी हो जाता है, यहाँ तक आपका एमपी हो जाता है, दक्कन का पठार यहाँ तक हो जाता है। तुक्का मारेंगे तो काम चल जाएगा, तुक्का भी मारेंगे तो सजी काम हो जाएगा, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग होती है दक्कन की पठार में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सब आ गए। लेकिन साहब यहाँ पर मध्य प्रदेश जो आपका है वो आपका यहाँ पर पड़ जाता है, यूपी यहाँ पर पड़ जाता है, व्यापी प्यारा भारत बन गया। तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश नहीं होगा सजी, याद रहिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये मालवा का पठार आता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, सजी कह रहा है भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 49 नंबर सजी दोबारा बता दीजिएगा, 49 नंबर में कह रहे हैं सजी दोबारा बता दीजिए, बड़े देर में आपने किया है। यहां पर देखो 49 नंबर आपसे क्या दिया है, यहां पर दिया है सजी क्वेश्चन कह रहा है सजी कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली को दर्शाते हैं। तो हमने कहा सजी कर्नाटक जो आपका अभी आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कर्नाटक, और अभी आपने पढ़ा सजी ये क्वेश्चन, है ना, अभी आपने पढ़ा ये क्वेश्चन। और ये देखो हमने बताया ना कि ये जो एरिया आ रहा है दक्कन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दक्कन में आ रहा है ना, बस हो गया आपका काम। यानी वही चीज आपको मिल गया कि कर्नाटक जो आ रहा है वो दक्कन के शैली में आएगा, क्योंकि दक्कन के एरिया में आता है, और दक्कन के एरिया हमने यहाँ पर बता दिया ये वाला, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये एरिया में पड़ता है, यानी दक्कन शैली में बना है। क्लियर है, आइएगा सर क्वेश्चन नंबर आपका 53 और आपसे कह रहा है भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। साहब भारत की जो जलवायु है इसको कहते हैं मानसूनी जलवायु,
यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है मानसूनी जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए सर क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया है 54 नंबर है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया जाता है। यानी उत्तम अनाज जो सर जी कहते हैं ना, उत्तम अनाज कहते हैं गेहूं को कहते हैं, बिना गेहूं के सर जी कुछ नहीं हुई है। यानी आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, गेहूं को कहा जाता है, याद रखना है सर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हरित क्रांति के जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये सर जी आपके कहां पर स्थित है। यानी आपसे कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि यहाँ पर देखा जाए आपका 55 नंबर दिया है। जवाब सर जी क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा सर, नई दिल्ली होगा। यानी जवाब सर जी नई दिल्ली यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय पूछा गया, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया भारत में कृषि जनगणना के अंतराल पर आयोजित की जाती है। यानी आपको बताना है कि भारत में जो कृषि जनगणना होती है वो सर जी कितने वर्षों में होती है। भाई आपने लोगों की जनगणना पढ़ लिया है, लेकिन अब कृषि की जनगणना करना है। कृषि की जनगणना सर जी 5 साल में होती है। कितने साल में साहब, आपकी 5 साल में होती है। यानी जवाब आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या दिया गया है, कह रहा है भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक आपकी है। नमस्ते भैया, राधे राधे, वेलकम है। हमने कहा सबसे बड़े बांधों की जो संख्या आपको मिलेगी सर जी भारत में कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। साथ ही याद रखना, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपकी बांध है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए 2300 से अधिक बांध आपके हैं, है ना। इसके बाद देखा जाए मध्य प्रदेश, फिर आपका गुजरात। और अगला क्वेश्चन आपका 58 दिया है और आपसे कह रहा है कि अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो इसकी स्थिति क्या कहलाती है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो साहब इसका आंसर क्या है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। सर जी यहाँ पर देखिए हमने कहा मान लो हमारी जो आपकी पृथ्वी है ना वो चपटी है ना, पृथ्वी चपटी है और सूर्य का जब ये गोला करती है ना तो कभी ये सिरा आ जाता है पास में, कभी ये सिरा होता है। ये सिरा जब आपका होता है दूर होता है, पास होता है, ये दूर होता है। तो हमने कहा सबसे जब दूर होती है ना तो सर जी इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं अप। मतलब क्या होता है अप डाउन, अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब क्या होता है नीचे। तो हमने कहा सर जी इसको बोलते हैं अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, याद रखना। अपसौर ये सर जी कौन सी घटना होती, कौन सी डेट को होती है, यानी सबसे दूर होती है कब, तो आप कहेंगे सर ये जुलाई महीने में होती है। याद रखना जुलाई में हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर में होती है, याद रखना 4 जुलाई को। ठीक है सर जी, 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सबसे दूर होती है। वहीं पर जो आपका उपसौर दिया है ये सर जी आपका है जनवरी। यानी देखा जाए तो सर जी आपका कितनी जनवरी है भाई बताइए, किसी को याद है। हमारी पृथ्वी जो आती है जनवरी में सबसे पास में आती है, कौन सी जनवरी को, राम राम सर जी, कौन सी जनवरी को आती है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। 3 या 4 जनवरी कह सकते हैं आप, 3 जनवरी हम कह देते हैं। हमने कहा सर जी 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सबसे सूर्य के पास होती है। सोचो कि आप लोग जिस पृथ्वी पर बसे हैं वहां की प्राकृतिक लीला कितनी अच्छी है। यानी जनवरी में हमारी पृथ्वी आपके पास आ जाती है ताकि बेचारे हमारे भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सर्दी ना लगे। और गर्मी में यहाँ पर इतना जाका इतना डिग्री सेंटीग्रेड का आपका अंतर होता है। आप देखते हैं गर्मी कितनी भयंकर होती है और बेचारा जो आपकी सूर्य होता है उतना दूर चला जाता है। यानी दूरी होती है जुलाई में और पास होता है जनवरी में, याद रखिएगा सर। आइएगा क्वेश्चन आपका दिया है 59 एक अक्षांश बराबर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक अक्षांश दिया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या है। हाँ कल जो आपकी थी, कल था 3 जनवरी, यानी हमारी जो आपकी 3 जनवरी जो आपकी कल निकल गई वो हमारी पृथ्वी के सबसे पास थी। झंडा लेकर पहुंच जाते तो हमको झंडा से भी मिल जाती। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। 59 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 111 किलोमीटर के बराबर होती है अक्षांश रेखा। जब देशांतर की बात आती है तो देशांतर हो जाती है 133 हो जाती है लगभग, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन नंबर 113 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया और आपसे कह रहा है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है, इन ज्वारों को क्या कहते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जब ऊंचाई ज्यादा होगी और जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो सर जी क्या होगा, यहाँ पर बृहद ज्वार आ जाएगा। यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर जी कैसे आता है, हमने कहा ये हमारा प्यारा सा क्या है, सूर्य आपका हो गया है। यहाँ पर हमने कहा सर जी एक ट्रिक आपकी होती है शाम, क्या होता है सर जी, शाम होती है और शाम होती है तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका मून हो जाएगा। यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीधी में होते हैं यानी ये सूर्य ग्रहण है, और जब एक सीध में आएंगे तो सर जी क्या होगा, बृहद ज्वार भाटा आएंगे। यानी आपका जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें ज्वार भाटे ज्यादा ऊंचाई में आती है क्योंकि तभी एक सीध में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी 61 दिया है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अब कोई अगर ये क्वेश्चन को ना जवाब दे पाए
तो बताओ दे सर की क्या गलती है। हमने कहा सर जी हाँ, यहाँ पर देखो कह रहा है सर जी कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका है। आप कहेंगे सर 61 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कटेसु। सर जी इसी को ढाक कहते हैं, इसी को जंगल की आग कहते हैं, और इसी को सर जी क्या कहते हैं, और कुछ नाम देते हैं, 4 नाम इसके बताए गए हैं, टेसु और ढाक, जंगल की आग, और एक नाम और कुछ आपका पलास, है ना। 4 नाम आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 62 है। कह रहा है सर जी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। तो सर जी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ना, ये मिलेगा आपको लखीमपुर खीरी चलना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी चलेंगे तो आपको मिलेगा वहां सर जी क्या, यहाँ पर आपका मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % आपका है। तो सर जी यहाँ पर देखो मेथा तेल होता है, भारत में उत्पादन आपका दिया गया है। तो सर जी हमने कहा सर जी यहाँ पर जो दिया है 63 नंबर में ऑप्शन आपको हो जाएगा लगभग 85%। यानी भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है। लगभग 85% मेथा ऑयल जो आपका होता है वो अपने उत्तर प्रदेश से ही आपका होता है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि आहला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। तो सर जी आहला जो आपका होता है ना, आहला उदल जो आपके आहला है सर जी ये बुंदेलखंड का है। यानी जवाब बी हो जाएगा सर, बुंदेलखंड हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपकी है कहां पर है। तो हमने कहा सर जी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, हमने कहा पेपर को सहारा देना पड़ेगा नहीं तो उड़ जाएगा। हमने कहा सर जी ये साहब आपका हो जाएगा सहारनपुर आपका हो जाएगा सर जी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान सर जी कहां पर आपका है। अब आप ये बताइए साहब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 66 नंबर का ऑप्शन लगा दीजिएगा। यहाँ पर 66 का ऑप्शन लगा दीजिए, मथुरा में है आपका सर जी, याद रखना है। कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, साथ में लगा दिया है यहाँ पर गो अनुसंधान सर जी आपकी मथुरा हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है 67 नंबर, और आपसे सर जी क्या दिया गया है इसको आप बताएंगे। हमने कहा सर जी निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, और ये सर जी नहीं पाई जाती। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति जो आपकी है ना ये बिजनौर क्षेत्र में मिलती है। कहां पर सर, बिजनौर क्षेत्र में मिलती है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा सहरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और आपसे क्या कह रहा है सर जी सैन्य विधि संस्थान महाराष्ट्र के किस जिले में। तो सैन्य विधि संस्थान महाराष्ट्र के किस जिले में है आप बताइएगा। 67 नंबर में आप कहेंगे सैन्य विधि संस्थान, साथ ही ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर में है, आंसर आपका भी हो जाएगा। नया क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सैन्य विधि संस्थान पूछा गया महाराष्ट्र में सर जी नागपुर में है, ये नया क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा, यानी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है विश्व विरासत दिवस है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। तो आप कहेंगे विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को, यानी आंसर आपका सर बी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया 70, और आपसे कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन आपकी की जाती है। तो साहब सर्वाधिक कॉफी होती है आप कहेंगे आपकी भारत में कर्नाटक में होती है, और विश्व में सजी आपके ब्राजील में होती है। हमने कहा कर्नाटक में 70% कॉफी यही पैदा कर लेता है, 70% से ज्यादा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। हमने आपको प्रिंटेड नोट्स जो लास्ट में पढ़ाते हैं, वो लास्ट की क्लास में हमने आपको पर्यावरण से रिलेटेड आपको पढ़ाया था, याद आ गया कि नहीं आ गया। सर जी केरल होगा, अरे केरल कहां से आ गए भाई, कहां केरल आपके चले गए हैं, इनका केरल आ गया कॉफी, मतलब कुछ भी बोल देते हो, मतलब बीच बीच में मौज करना मजा आ जाता है। थोड़ी देर हमको लगता है थक जाते हो तो लगा करता है लाओ सर जी को थोड़ा सा टोंक देते हैं। यहाँ पर देखो कॉफी जो आपकी है ना वो कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। केरल में याद रखना है, केरल में आपको नारियल वगैरह है, आपको यहाँ पर रबड़ वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। सर जी विश्व वन्य जीव दिवस दिया है 71 नंबर है, और 71 की बात करते हैं तो आप सर आपका 3 मार्च आपका हो जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस है, ये 3 मार्च को होता है साहब, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर है। तो बहु बेगम का मकबरा जो आपका सर जी है फैजाबाद में मिलेगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा सर, फैजाबाद मिलेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 73 नंबर में कि प्रतिवर्ष विश्व ध्यान दिवस सर जी कब मनाते हैं। चलिए साहब बताइएगा, विश्व ध्यान दिवस पूछा गया है, हमने कहा सर ये भी मनाना शुरू कर दिया है। हमने कहा सर विश्व ध्यान दिवस है 73 नंबर में, वो जवाब सर जी आपका 21 का यानी बी हो जाएगा 21 दिसंबर को मनाते हैं, विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं, यानी जवाब सर जी क्या होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 74 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित आपका है। मौज तो आज क्लास में स्टार्टिंग में 2 दोबारे नहीं कर दिया था, दरवाजा हमारा बड़बड़ा दिया था, तभी से मौज हो गई। सर जी क्वेश्चन आपका 74 है, 74 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, यानी आपका आंसर सर जी आपका बी हो जाएगा, नाथ हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे दिया गया है सर जी का, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, हमें लगता है स्क्रीन से बाहर ना आ जाए।
चलिए 75 नंबर डायरेक्ट आपको पढ़ा देते हैं, आंसर बता देंगे। कह रहा है सर जी 2 अगस्त 2025 को वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किए गए विकास कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिया प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना 20वीं किस्त के अंतर्गत यहाँ पर देखा जाए तो 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9.7 करोड़ किसानों को हस्तांतरित की गई है। यहाँ पर ये वाला आपका गया पूरी तरीके से गलत है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी भदोही सड़क मार्ग और छितौनी सुल टंकेश्वर मार्ग के उन्नयन का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया है। ये सब थे, लेकिन बी नंबर आपका सजी क्या था, ये आपका गलत है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 76 कह रहा है 8 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस 2025 सजी कहां पर आयोजित किया गया है। यानी साहब 76 का ऑप्शन हो जाए आपका सर, ये आपका मेरठ में है, यानी उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब, ये सर जी कहां पर आपका आंसर हो जाएगा मेरठ, आंसर आपका बनेगा मेरठ बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 75 और आपसे सर जी क्या दिया है, और आपसे कह रहा है कि 10 जून 2025 को किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महाराजा सुहेल देव स्मारक का लोकार्पण किया गया है। तो साहब याद रखना ये आपके सुहेल देव जो आपके स्मारक है ना बहराइच में किया गया है, यानी योगी जी के द्वारा किया गया है, बहराइच में किया गया है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है पुस्तक दिया है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके लेखक आपके नहीं है। तो भाई साहब आपने पुनः पढ़ा कि चुनौतियां मुझे पसंद है, इसमें यहाँ पर देखा जाए तो भैया कई लोग आपके शामिल हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जानी है ना, इन सब ने मिलकर यहाँ पर लिखा था। यानी यहाँ पर इनमें से सर जी किसका नाम नहीं आया है, तो आप कहेंगे सर आपने नाम नहीं लिया है पोखरियाल का, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, पोखरियाल साहब नहीं है। बाकी ये जो मुझे चुनौतियां हैं इसके लेखक ये तीनों लोग आपके हैं, इन्होंने लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 79 और आपसे जी कह रहा है दिया गया है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय में का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। अब 78 वाले में कंफ्यूज ना हो रहा महाराज जी, हमने कहा सर जी सब लोग अपना अपना करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं थंबनेल में यूपी होमगार्ड 2025, कोई 26, कोई कैसा लिख रहा है तो यूपी होमगार्ड की परीक्षा तो 2025 की है, 2000 परीक्षा कोई 26 लिख रहा है, यानी है तो वही आपकी हो गई। कोई यहाँ पर देखा जाए तो लाल कलर करता है, कोई पीला करता है, कोई कॉपी करके जीवन यापन करता है, कोई कैसा करके चलता है, यानी है तो वही यूपी होमगार्ड का। हम भी मॉडल पेपर से पढ़ाते हैं, दूसरे मॉडल पढ़ाते हैं, होता तो होमगार्ड का है ना। वैसे ये भी है कि मुझे चुनौतियां पसंद हैं, ये किताब को यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है, ठीक है ना साहब। अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िएगा। सर जी आपसे कह रहा है 200 वर्षों से अधिक समय में का उत्पादन किया जा रहा है 79 में, तो आप कहेंगे सर ये आपकी कांच की चूड़ियां ले आइयो सजना, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा कांच की चूड़ियां, यानी आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। यानी सर 80 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 80 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपके देखो अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल है, आप कहेंगे सर ये अमर्त्य सेन ने कार्य किया होगा, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा साहब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि 81 नंबर में आपसे क्या दिया है, कह रहा है सर जी भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ये आपको पढ़ाया गया है, हाँ ये आपकी डेली क्लास चलती है, इतने आपको 11 बजे से चलती है, बाकी कभी कभी जादू टोना क्लास में आ जाता है तो क्लास आपकी रुक भी जाती है ना, बाकी 11 बजे से स्टार्ट होती है। हमारे चैनल पर जादू टोना कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सर जी यहाँ पर देखो 81 नंबर दिया और 81 की बात करते हैं, हमने बताया था कि जब आई थी सुनामी में सब कुछ तबाह हुआ, लेकिन आपको दे गया क्या, थोरियम का भंडार, यानी थोरियम का भंडार सर जी याद रखना है, थोरियम का भंडार आपके भारत में सबसे बड़ा है, यानी जवाब आपका डी देना है, थोरियम, याद रखना थोरियम। अब आप लोग कोई रेडियम कोई यूरेनियम, अपने देश में अगर यूरेनियम होता तो वह क्या बात है, फिर आपको अरावली और ये आपकी जो सहदेव की आपकी जंगल एक काटना नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी भी आपकी डेवलप करना होती है, आपकी यूरेनियम से हो जाती। लेकिन याद रखना ये थोरियम आपका है, याद रखना बस इसका क्या है ना, ये भंडार तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसको संश्लेषण करना यानी इसको बनाना, इसको प्योरीफाई करना, ये विधि इनको नहीं मालूम है, बस ये समस्या है। यहां पर आते हैं सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 82 और आपसे कह रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन बने थे। यानी सर 82 की बात करते हैं तो आपको देखिए ज्ञानी नीलम संजीव आए थे, यानी नीलम संजीव आए, संजीव के बाद आ गए थे कौन, आपके आ गए थे ज्ञानी आ गए थे, यानी ज्ञानी जैल सिंह आपका हो जाएगा, आंसर आपका सही बनेगा। सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 83 और आपसे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 83 नंबर में जवाब सजी हो जाएगा 83 में आपकी बांग्लादेश का हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा साहब। अगला क्वेश्चन आपका 84 और आपसे कह रहा है क्या दे रहा है कि वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
यानी हमने कहा था कि आपके वर्गीज कुरियन को भारत का दूध वाला कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। इनको सर जी अध्यक्ष भी चुना गया था, लेकिन उस समय देखा जाए तो याद रखिए आपके जो थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी बहादुर, है ना, हमने कहा दूध पीकर बहादुर बनेंगे, यानी आपके सर लाल बहादुर शास्त्री के समय ये अध्यक्ष बनाए गए थे। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 85 और आपसे कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। सर जी 85 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 85 नंबर का ऑप्शन हो जाता है। सर जी याद रखिए 1972 में आपका समझौता हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा 1971 में युद्ध हुआ था और इन दोनों युद्धों के बीच समान एक समझौता यानी समन्वय करने के लिए, यानी बीच में समझौता करने के लिए 72 में सजी समझौता हुआ, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 और आपसे कह रहा है विश्व डाक दिवस सजी कब मनाते हैं। तो विश्व डाक दिवस सजी मनाते हैं, कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को मनाते हैं। आप कहेंगे सर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यानी 9 अक्टूबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला अच्छा 1874 में जो आपका यूनियन पोस्टल जो आपके बना था ना, तब इसकी स्थापना की गई थी, तभी से यहाँ पर उसी के उद्देश्य में है। क्वेश्चन कह रहा है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की आपकी हो जाएगी सर जी, क्या हो जाएगी, क्रोएशिया की आपकी हो जाएगा जाग्रेब। जाग्रेब कहां पर है, जाग्रेब है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्रोएशिया गणराज्य जो आपका है ना, ये यहाँ का जो जाग्रेब है ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है, याद रखना है। यानी आपका जो आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है, चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 88 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी 88 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम है और आप कहेंगे गूगल है, ट्विटर है, आपका फेसबुक है, सब में आपका अकाउंट बना है, लेकिन आपको अगर सर गूगल में, तो गूगल भावा थोड़ा होंगे, यानी गूगल ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो प्रदूषण है ये संवर्ध यानी त्वरित यानी यूट्रोफिकेशन आपका है। आप बताएंगे कि किस प्रकार का प्रदूषण जो होता है वो त्वरित यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन आपका है। सर जी आप कहेंगे सर 89 नंबर आपका जो दिया है ना, 89 यहाँ पर दिया है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, यानी ऐसा प्रदूषण बता दो जो बहुत ही जल्दी एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ही जल्दी से आपका एक प्रकार से सही कर सकते हैं। हमने कहा मृदा प्रदूषण हो गया, इतनी जल्दी वो मृदा नहीं साफ होगी। ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल्दी साफ नहीं होगी। अम्ली उमली हो गए भी नहीं होगी, उसमें नहीं होगी। लेकिन जल प्रदूषण क्या है, ये त्वरित यूट्रिफिकेशन हो जाएगा, यानी एक प्रकार से आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, यानी जल निकाय में जो पोषक तत्व होते हैं, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको ये बोल सकते हैं कि जल में प्रदूषण भी बहुत जल्दी होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं त्वरित में कि जल प्रदूषण बहुत जल्दी होता भी है। जैसे मान लीजिए इसमें आप लोग किसी प्रकार की गैस डाल दिया तो बहुत जल्दी से आपका हो जाएगा, लेकिन मृदा में आप कितनी जल्दी होगा भी नहीं। तो जितनी जल्दी आपका यहाँ पर खराब भी होता है उतनी सही भी होता है। तो हमने कहा जल प्रदूषण में किसी ने नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता हो जाती है तो भैया यहाँ पर देखा जाए दिक्कतें हो जाती है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, कह रहा है कि पुस्तक ए लाइफ मिस क्या दिया है मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साहब 90 की बात करते हैं, 90 का ऑप्शन जो आपका बनेगा ना वो आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आंसर आपका बी हो जाएगा, ए लाइफ मिसेस पेंट। यहाँ पर अगला है, कह रहा सर जी बताइएगा मामूली चीजों का देवता यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। ये क्वेश्चन आपको कल भी मिला था, यानी जब क्वेश्चन आपको मिलने लगते हैं ना तो फिर आपको मिलने ही लगते हैं, है ना, फिर आपको मिलने ही लगते हैं। देखो क्वेश्चन कल मिला था और आज भी आपको मिल गया है। आप देख सकते हैं हमने कहा था कि द स्मॉल, है ना सजी, यहाँ पर देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यानी मामूली चीजों का देवता जो आपका है साहब याद रखिए 91 का जो ऑप्शन है ना वो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अरुंधति राय है। सर जी क्या होगा, अरुंधति राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी बताना है भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर इनमें से क्या है। यानी साहब यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जो बाल संरक्षण है उनके कल्याण के लिए जो आपातकालीन टोल फ्री नंबर आपका है हेल्पलाइन वो है क्या। तो सर जी यहाँ पर अपना अपना मोबाइल खोलिए और याद रखना है 1098 में कॉल करिएगा, यानी चाइल्ड लाइन महिला और बाल मंत्रालय के द्वारा आपको फोन मिलेगा, यानी कॉल करेंगे। आंसर नंबर आपका डी के साथ जाएगा 1098। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी दिया गया है आपका 3 नंबर और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना 93 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका कहां पर है, आपके पुणे में है, यानी ये जो आपका है भारत के पुणे में है, महाराष्ट्र में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है 94 में निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी आपके हैं। एक वीडियो हम आपको दे ही देंगे, है ना, यानी पुलिस वाले में ये जो रैंकिंग वाला है वो वीडियो हम आपको दे ही देंगे, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा।
सर जी यहाँ पर 94 नंबर दिया है। 94 की बात करते हैं तो सर जी जो आपकी जीडीपी आपके होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 94 नंबर में जो आपकी डीजीपी आपके हैं, डीजीपी है ना, डीजीपी पुलिस महानिदेशक, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। साहब यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपका 95 और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल कर दिया गया है और इसका नया नाम बदलकर सर जी क्या कर दिया गया है, चलिए बताइएगा। हमने आपको पढ़ाया था, अंकित भाटी सर की बुक में आपको सोल्व करा दिया था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का सर जी नाम बदला गया और नाम बदलकर इसका नया नाम सर जी क्या हो गया है, तो आप कहेंगे मानव अधिकार परिषद हो गया है। क्या हो गया है? मानव अधिकार परिषद हो गया है, यानी साहब आपका बनेगा यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 96 और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप कहेंगे गंगा, यमुना, पौराणिक, सरस्वती, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। साहब आगे बढ़ते हैं, जीडीपी नहीं सर जी डीजीपी, ठीक है। यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 97 नंबर आपसे कह रहा है हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के रचना कौन है, आपके कौन है? हाँ यहाँ पर देखो दिया गया है, हमने कहा सर जी आपके मधुशाला, मधुबाला, क्या क्या अच्छे अच्छे नाम है, मधुशाला, मधुबाला, है ना। ये साहब जो आपके हैं ना किसके हैं, तो आप कहेंगे 97 को ऑप्शन जगह हरिवंश राय बच्चन के हैं, यानी जवाब आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है क्यात जो आपकी है किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, तो साहब याद रखना है क्यात जो दिया गया है ना, क्यात जो आपकी है ये है म्यांमार की है। क्या है सर जी? म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा आपकी है, यानी जवाब आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। नमस्ते भैया, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है चिकनकारी, यानी यहाँ पर एक कढ़ाई शैली आपकी है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपकी हुई थी, तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में आपकी हुई है, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। सर क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, कह रहा है क्या दिया गया है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है, तो ये सर जी भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन है, याद रखना है। ये आपका कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये बंगलुरु में है, यानी बंगलुरु में ये आपका साइबर अपराधों को बढ़ते खतरे को संबंधित करने के लिए ये सर जी आपको किया गया था, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही सही और सही जवाब इसका आंसर आपका बेंगलुरु के साथ सर जी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब पर देखो दिया गया है सर जी यहाँ पर तीर्थकर आपके कौन है, यानी तीर्थकर हमने कहा जैन धर्म में 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं पर आधारित है। देखिए ये आपको लास्ट में जो हम बिल्कुल प्रिंटेड आपका है दिमाग में छपता चला जाएगा, बस आपको क्या करना है ध्यान से आप लोग 10 मिनट वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट में आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपके सिलेबस में है, छुट्टी नहीं हुई है, बाकी जिनको छुट्टी मारना है वो छुट्टी मार सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। देखो हमने कहा तीर्थकर कौन है, हमने कहा सर जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं पर आधारित है। तीर्थकर का अर्थ होता है जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, यानी वे आत्मज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त करते हैं, दूसरों के मोक्ष को मार्ग दिखाते हैं, उन्हीं को कहते हैं सर जी यहाँ पर तीर्थकर कहते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अब आप लोग बैठे बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हो तो लाइक कर देना। देखो सर जी प्रथम एवं 23वें तीर्थकर, हमने कहा सर जी जो जरूरी है वही हम आपको पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, है ना। सर जी हमने कहा सर ऋषभ देव जो आपके दिए हैं ये प्रथम तीर्थकर थे और ये आपके संस्थापक हैं। सर जी हमने कहा कि आपसे अगर पूछा जाता है सर जी 24वें आपके कौन थे, तो हमने कहा 24वें जो आपके हैं वो थे वास्तविक संस्थापक। क्या थे सर जी? याद रखिए आपसे पूछा जाता है कि सर ये बताओ अगर ये आपके संस्थापक हैं आपके जैन धर्म के, तो फिर आपके 24वें क्या कर रहे थे, तो वे थे वास्तविक संस्थापक। क्या हो जाते हैं? वो वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो आपका है सर जी आपका वृषभ दिया है और पार्श्वनाथ की बात करते हैं 23वें तीर्थकर आप कह रहे हैं, और हमने आपको बताया था कि सर ये जो आपका सर्प है, सर्प जो आपका है इनका प्रतीक चिन्ह है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है महावीर स्वामी के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, यानी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर आपके हैं महावीर स्वामी हैं, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपका माना जाता है सर जी, याद रखना है। इन्होंने जैन सिद्धांतों को व्यवस्थित और अंतिम रूप यहाँ पर दिया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी ये प्रारंभिक जीवन आपका वर्धमान से, हमने कहा सर इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली के निकट होता है। बचपन का नाम सजी वर्धमान है, पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रा कुल के राजा थे, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था और दामाद का नाम था इनके जमाली नाम था, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, सत्य की खोज और ग्रह त्याग। हमने कहा 30 वर्ष की आयु में देखिए ये इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, यानी माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ग्रह त्याग दिया है। ज्ञान की तलाश में 12 वर्षों की कठोर तपस्या किया था, यानी इन्होंने यहाँ पर 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया। इसके बाद देखा जाए तो कैवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्षों की तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस परम ज्ञान को सजी कैवल्य कहा गया है। इसके बाद ये महावीर यानी महानायक, जिन यानी विजेता, आहारत यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए गए थे। सजी याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है पंच
महाव्रत यानी आचरण के 5 नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और लास्ट में जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, इन्होंने जोड़ दिया। यानी पहले तो 4 थे लेकिन बाद में 5 हो गए ब्रह्मचर्य। तो याद रखना है ये आपकी 5 चीजें हैं, यानी ये आपकी चीजें होती हैं। सजी का त्रिरत्न क्या है? हमने कहा मोक्ष का मार्ग पाने के लिए त्रिरत्न हमने कहा सजी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी आप कहेंगे सम्यक दर्शन यानी तीर्थ करो और उनके उपदेशों को पूर्ण विश्वास करिए। जैन सिद्धांतों को वास्तविक और पूर्ण ज्ञान हो गया। अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों को त्याग देना ही सम्यक आचरण हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है जैन धर्म का सार, यानी जैन धर्म का मूल आधार है अहिंसा। ये ईश्वर की मान्यता की जगह आत्मा की परमात्मा पर जोर देता है। लक्ष्य जो आपका है कर्म बंधन से मुक्ति पा जाइए, यही निर्माण होता है। कहते हैं सर जियो और जीनो दो, है ना? क्या होता है? जियो और जीने दो, यही सजी क्या है? ये आपका कह सकते हैं इसका सार है। सजी इसके बाद होती है एक बड़ी घटना, महान विभाजन आ जाता है। ये भाई साहब है अब, और ये आपके देखा जाए तो ये महाविभाजन हो गया। कैसे हो गया? हमने कहा महावीर के निर्माण के बाद मौर्य काल में लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। यहाँ पर देखा भद्रबाहु अपने अनुयायियों यानी चंद्रगुप्त मौर्य सहित के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। इस भौगोलिक अलगाव और मतभेदों के कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय में क्या हो गया सजी? विघटित हो गया था। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर विकसित होकर बन गया क्या? श्वेतांबर बनाम यहाँ पर देखा जाए दिगंबर। तो सजी श्वेतांबर हमने कहा इसके नेतृत्व करता थे स्थूलभद्र और दिगंबर के नेतृत्व करते थे आपके भद्रबाहु थे। हमने कहा श्वेतांबर से हो जाएगा सफेद वस्त्र धारण करते थे, मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे ये लोग। वहीं पर आपके जो दिगंबर हैं वस्त्रों का पूर्ण त्याग करते थे, नग्न रहते थे, मानते हैं कि महिलाओं को सीधे मोक्ष नहीं मिल सकता है, महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। ये जो आपके थे आपके दिगंबर, ये आपका अंतर हो गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखो प्रथम संगीति दिया गया है। हमने कहा प्रथम संगीति जो आपकी है वो 300 ईस्वी पूर्व में होती, पाटलिपुत्र में होती, अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र। और द्वितीय संगीति से जो आपकी होती 6 ईस्वी पूर्व में 512 ईस्वी में, हमने कहा वल्लभी जो कि गुजरात में, और क्षमा श्रमण इसके क्या थे सजी? अध्यक्ष बने थे। क्या बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर सजी देखो दिया गया है कह रहा है सजी राजकीय संरक्षण और साहित्य, यानी हमने कहा सजी प्रमुख संरक्षक आपके राजा, हमने कहा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, ये इसके संरक्षण में रहे हैं। जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं और इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र, है ना? साथ में 4 मंगल सूत्र शामिल हैं। अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। ये आपकी जैन साहित्य को आगम कहते हैं। सर जी याद रखना है। यहाँ पर आते हैं सर जी कहां पर? तो आप कहेंगे सर आपने हमको जैन धर्म पढ़ा दिया, पता भी नहीं चला, इतने छोटे में शॉर्ट तरीके से पढ़ा दिया। अब आपको यहाँ पर देखो दिया मध्यकालीन भारत में सजी, यहाँ पर हम यात्रा में ले चलते हैं, बौद्ध धर्म की यात्रा में, यानी बौद्ध गौतम बुद्ध के उदय की कहानी से चलते हैं। हमने कहा सजी जीवन के प्रतीक और महापरिवार से स्टार्टिंग करेंगे, यानी बुद्ध के जीवन से प्रतीक चिन्ह में सजी जन्म जो आपका है कमल और सांड है, ग्रह त्याग की घटना घोड़ा होता है, ज्ञान सजी पीपल या बोध वृक्ष में हुआ था, निर्वाण सजी आपका पद चिन्ह होता है, मृत्यु चिन्ह आपका स्तूप होता है। यहाँ पर देखो ये आपकी चिन्ह आपके बने हुए हैं। यहाँ पर देखो दिया 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया, जिन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया था। उनकी अस्थियों पर भारत में 8 स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया, जैसे सांची के स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया। ये सबसे बड़ा सजी क्या है? स्तूप है। सजी याद रखना है। यहाँ पर आते हैं सजी बौद्ध धर्म के संस्थापक में, हमने कहा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, यानी एशिया का ज्योतपुंज के नाम से जानते हैं। सजी इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, वर्तमान में नेपाल में लुम्बिनी आपका है। साहब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन देखिए। इनके पिता साहब जो आपके ये खड़े हैं, पिताजी का नाम है शुद्धोधन, इनकी माता जी ये बैठी है जिनका नाम है महामाया यानी माया देवी, और जन्म के 7वें दिन इनकी माता का सजी होता है देहांत। तो सजी इनमें पालन पोषण करती इनकी कौन? मौसी यानी सौतेली माँ जो प्रजापति मौसमी जो गौतमी थे ये पालन करती हैं। बचपन का नाम बात करें सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान सन्यासी बनेंगे, इस कारण उनके पिता ने उन्हें भी सभी दुखों से दूर रखा। विवाह हो जाता है सजी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती, सजी राहुल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? यहाँ पर देखो दिया गया है आपका जीवन की 4 अवस्थाएं। ये सजी इन्होंने अपने बचपन को यानी अपने आप को बदल दिया। हमने कहा सजी महल के बाहर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने मन में वैराग उत्पन्न हो गया। सजी पहला आपका देखा यहाँ पर बूढ़ा,
यानी पहली वृद्धावस्था, जो आपकी पहली बार वृद्धावस्था देखा यानी बूढ़े को देखा, दूसरी बार जो देखा सजी वो आपकी बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरी बार एक 100 को देखा था, और चौथी बार सजी यहाँ पर एक सन्यासी को देखा जिसके अंदर आपका बिल्कुल तेज था, है ना। ये बिल्कुल आपको दिमाग में छप रहा होगा हर एक बात। यानी अगर आप बहुत बार पढ़े भी होंगे, लेकिन हमने कहा इसको पढ़ लेने से आपके माइंड में जो छपा था रिकॉल हो जाएगा और एक बार से पुनरावृत्ति हो जाएगी, यानी कि आपके दिमाग में हर चीज अच्छे से सेट हो जाएगा। सही दिया गया महाबहिष्करण, यानी देखो घोड़ा से क्या कर रहे हैं, अपने घर को त्याग रहे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए महाबहिष्करण मतलब होता है घर को त्यागना, जो उनकी क्रिया है उसको महाबहिष्करण कहते हैं। सत्य की खोज में ग्रह त्याग देते हैं। हमने कहा सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर सजी यहाँ पर त्याग दिया था। बौद्ध धर्म की इस ग्रह त्याग की घटना को महाबहिष्करण कहा गया है। यह ज्ञान और सत्य की खोज में उनका पहला कदम आपका सजी यहीं से होता है। साहब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, नहीं सजी ये क्लास हिस्ट्री की नहीं है। हमारी जो क्लास होती है यानी मॉडल पेपर के बाद हम आपको आपके सिलेबस को उठाते हैं, लगभग 1-2 चैप्टर आपको प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। यानी आप लोग अगर बिल्कुल अलाली टाइप के बोलते हैं ना, बड़े अलाल हो यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो, यानी बिल्कुल से ऐसे हो कि पढ़ते नहीं हो, लेकिन हम आपको पढ़ाते हैं। हम आपको अगर मॉडल पेपर पढ़ा सकते हैं तो काहे 5 मिनट में आपको अगर 2 चैप्टर खत्म हो जाए तो क्या बुराई है। यानी अगर नाम लिया जाए उतने में टाइम बर्बाद होता है, उतनी देर में अगर हम आपको 2 चैप्टर खत्म कर दें और इतने प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से जो आपके दिमाग में छप जाए, इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। सजी का आपका दिया है ज्ञान की खोज और आपके पहले गुरु। देखो भैया ज्ञान की खोज में भटकते हुए सिद्धार्थ अलार कलाम से मिले, है ना, ये आपके अलार कलाम है, इनसे मिले और उनसे पहले गुरु बन गए। उन्होंने अलार कलाम के सांख्य दर्शन से शिक्षा लिया था। सजी इनके बाद उन्होंने अपनी 5 मित्रों के साथ सारनाथ में कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया, लेकिन कोई सजी परिणाम इनको नहीं मिला था, है ना। सजी यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा बोध प्राप्ति, यानी हमने कहा बोध की प्राप्ति सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर कैसे कटता है, ये देखिए ये साल वृक्ष आपका है। हमने कहा कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। स्थान सजी गया यानी बिहार में है। नदी सजी आपकी कौन है, निरंजना यानी फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। वृक्ष सजी कौन सा है, ये वृक्ष आपका है पीपल का वृक्ष है, जिसे बोध वृक्ष कहा गया था। इसको सजी कटवा दिया गया, किसने कटवाया, शशांक ने कटवा दिया था। किसने, तो आपके शशांक ने सजी इसको कटवा भी दिया था, याद रखना, जो बंगाल का शासक था। सजी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया सजी कहलाया था। सजी याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया सजी क्या दिया है कि धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश, हमने कहा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में इस घटना को चक्र धर्म चक्र कहा गया था। यानी देखो 5 लोगों के यहाँ पर देख सकते हैं, 5 लोग बैठे हैं, इन 5 लोगों के उपदेश दिया था। इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन सजी कहा गया था और इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। उस समय आम लोगों की ये भाषा हुआ करती थी पाली भाषा, है ना। तो सर जी याद रखना, हालांकि पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। हमने कहा पहला उपदेश तो दिया था सारनाथ में, लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा उपदेश दिया तो आपने श्रावस्ती में दिया था, याद रखना है। साथ ही अगला पॉइंट दिया है 4 आर्य व्रत, यानी आप देखेंगे सर जी कि 4 आर्य सत्य क्या थे, यानी बौद्ध धर्म के मूल पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा संसार दुखों से भरा है। सर जी हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा और तृष्णा होती है। इच्छाओं पर नियंत्रण करना, यानी ये नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 सत्य आर्य व्रत हैं। अगर आपके व्यक्ति कोई झूठ ना बोले, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों, अगर वो व्यक्ति झूठ बोलता है तो याद रखना, झूठ उसको याद रखना पड़ता है। अरे यार आज हमने क्या बोला था, अरे आज हमने ये क्या बोला था, और दूसरे दिन वही कर देंगे तो लड़के समझ जाएंगे। लेकिन आज के बच्चे भोले हैं, वो समझते नहीं है, है ना। तो दुख बोलने वाले को बड़ी टेंशन होती है, और सत्य बोलने वाला बिल्कुल बोल देता है धड़ाम से, जैसे हमारे साथी, है ना, फटाक से बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिरत्न और अनुयायी दिया है। हमने कहा त्रिरत्न और अनुयायी दिया है। हमने कहा बुद्ध की धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। एक भिक्षुक संघ में थे सर जी, और एक उपासक में थे। हमने कहा संन्यास ग्रहण करने वाले धर्म प्रचारक आपके हो गए, यानी जो संन्यास ग्रहण करने वाले थे धर्म प्रचारक बने। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले भी आपके बन गए। सर जी दिया गया बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी उस समय, याद रखना 15 वर्ष आपकी है। आप भी आपके उत्तर प्रदेश में यानी भारत में देखा जाए तो आज भी यहाँ पर ये धर्म आपका चल रहा है, यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए कह रहे हैं बौद्ध धर्म को अपनाओ। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध संगीतियां हैं। हमने कहा मृत्यु के बाद यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को संकलित करने और विवादों को सुलझाने के लिए 4 संगीतियों का आयोजन किया गया। यानी संगीतियां हुई क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा विवाद था, और विवाद को इकट्ठा करने सुलझाने के लिए 4 संगीतियां हुई। पहली बौद्ध संगीति 483 में आपकी हुई राजगीर यानी राजगृह में, अजातशत्रु के समय, महाकश्यप के समय में। सजी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। द्वितीय बौद्ध संगीति, हमने कहा अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप है, शासक पूछे तो अजातशत्रु।
द्वितीय बौद्ध संगीति है, समय आपका 383 यानी 100 वर्षों के बाद सर जी यहाँ पर स्थान वैशाली में फिर से आपका होता है। काला सूख के अध्यक्ष समय था और सब कामी जो आपके बने थे वो सर जी क्या इसके अध्यक्ष बने थे, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है, दो आपके जो हुए उसको कमेंट आप लोग करेंगे, यानी दो आपकी संगीतियां हुई थी उसका आप लोग कमेंट में कर दीजिए कहां कहां पर हुई थी। सर जी बौद्ध प्रमुख बौद्ध साहित्य में हमने कहा त्रिपिटक यानी पाली भाषा बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अब्दम पिटक है। हमने कहा सर ये विनय पिटक आपका जो संघ के नियम होते थे, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है और अब्दम पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांत है। अब आप देख सकते हैं ये विनय पिटक है यानी संघ के नियम दिए हैं कि अगर आप संघ में जुड़ना है तो आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश जो आपके दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। अभिधम्म पिटक में सर जी क्या है दार्शनिक जो सिद्धांत दिए हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जातक कथाएं हमने कहा पाली भाषा में बुद्ध के पूर्व जन्मों की लगभग 549 कथाएं आपको मिलती हैं। बुद्ध चरित्र जो आपकी संस्कृत भाषा में अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध का जीवन चरित्र है, इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध चरित्र जो आपका है, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का सर जी क्या कहते हैं, बौद्धों का सर जी रामायण भी कहा जाता है। साहब ये आपको पता चल गया, क्लियर हो गया है। चलिए सर अगला पॉइंट दिया गया है हीनयान और महायान में आते हैं। हमने कहा बौद्ध धर्म का विभाजन होता है और यहाँ पर देखा जाए तो हीनयान महायान आपका आता है। हमने कहा हीनयान कौन थे और महायान कौन थे। हमने कहा स्वरूप यानी प्राचीन और कठोर मार्ग था, महायान नवीन और सरल मार्ग था। वहीं पर देखा जाए तो बुद्ध हमने कहा अलौकिक गुणों वाले महापुरुष मानते थे कि बुद्ध आपके अलौकिक महापुरुष थे। और कुछ लोग यहाँ पर जो महायान वाले थे कहते थे भगवान बुद्ध जो थे बुद्ध थे भगवान थे। वहीं पर हमने कहा सर जी जो हीनयान थे वो कहते थे महापुरुष थे। सर जी यहाँ पर हीनयान वाले कहते थे पूजा की जाए, पूजा की जाए, पूजो प्रतीकों की पूजा की जाए। हमने कहा सर जी महायान वाले कहते थे मूर्ति पूजा किया जाए। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर हीनयान आपकी पाली भाषा और जो आपके महायान थे वो संस्कृत भाषा में थे। सर जी यहाँ पर देखा जाए हीनयान आर्य पद प्राप्त था और ये बोधिसत्व यानी परोपकार आपका था। यानी इनका प्रयास अगर बात करते हैं हीनयान वाले कहां थे, श्रीलंका वर्मा थाईलैंड तक रहे, लेकिन महायान वाले कहां चले गए, ये सर जी चीन तिब्बत जापान कोरिया तक इनका विस्तार हो गया। सर जी याद रखना है, क्लियर है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। एक तो कुंडल 1 आपका मिला है और एक सर जी आपका पाटलिपुत्र दिया है। ये आपके हैं क्या, इसको कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी ये जो आपके दिए है ना ये आपका है क्या। यानी कि हमने कहा कुंडल 1 जो आपका हुआ था और पाटलिपुत्र हुआ था, सर जी ये क्या हुए थे। एक बार कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या आपका सही इसमें क्या है क्या नहीं है समस्या, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गया होगा कि सर जी जो आपके बुद्ध थे है ना, ये सर जी आपकी जो थे बुद्ध वगैरह ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।